हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजत चौधरी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनोवेटिव जी एडू पॉइंट। प्रेजेंट है आपके लिए कंप्लीट वीडियो चैप्टर फर्स्ट से 14 तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं, तो मस्ट वॉच एंड शेयर। तो चलिए, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और अब आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव्स क्लास 12 के लिए। सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ मैं। ये पहली वीडियो है जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट की सारे ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। फिर चैप्टर इसके बाद आप जैसे ही आप ये वीडियो देख चुके होंगे वैसे ही चैप्टर 2 की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 3 की, चैप्टर 4 की मैं 1 बाय 1 इसे अपलोड करते जाऊंगा और आप इसे देखते जाइएगा। ठीक है, ये आज की बात है और कल सुबह आपको इसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, मतलब चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक एक ही वीडियो में मिल जाएगी, ताकि आप चाहें तो एक बार सारी पूरी वीडियो एक साथ देख लें या फिर एग्जाम देने से पहले एक बार एंट्री लगाकर पूरी वीडियो एक बार सुन लें। तो आपको लगभग पूरे चैप्टर का, पूरे बुक का रिवीजन आपको एक बार शॉर्ट में हो जाएगा, इंक्लूडिंग सम और थ्योरी। इस टाइप की सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है मैंने अपने इस ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे जो है आपके 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विद द व्यू ऑफ सर्विस, मतलब एक ऐसी संस्था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेवा देने के लिए, सर्विस करने के लिए बनाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा नंबर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है, आपको पता है इसमें कि आपका ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है, यानी इसमें पैसा आना और जाना होता है, ये किसकी समरी होती है? कैश बुक की समरी होती है। ठीक है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट के बारे में आपको कुछ और बता दूं कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक से बनता है, इसीलिए उसकी समरी होती है। रिसिप्ट साइड में सारे रिसिप्ट आते हैं और पेमेंट साइड में सारे पेमेंट आते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर पे आ जाते हैं हम। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान रखिएगा, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड में इनकम। जबकि रिसिप्ट पेमेंट में क्या होता था? डेबिट में रिसिप्ट और क्रेडिट में इनकम, सॉरी क्रेडिट में पेमेंट। हाँ, तो हमने बात की कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये किस पर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपके एक्रूअल बेसिस पर, मतलब ऐसे पैसों पर जो भी आना बाकी हो शायद। ठीक है, अग्रिम याचना पर ये बेस्ड होता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इनिशियल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पर्सन इन एनपीओ इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब वो अमाउंट, वो पैसा जो कि एक व्यक्ति अगर किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है तो उस समय उसको जो फीस पे करनी पड़ती है या जो पैसा देना पड़ता है, उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं? एंट्रेंस फीस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रवेश शुल्क। ठीक है, ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर 5 पे आते हैं, मतलब 5th क्वेश्चन पे आते हैं, 5th ऑब्जेक्टिव पे। अमाउंट गिवन टू अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर द विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। मतलब अगर जैसे कोई व्यक्ति आपका मेंबर है और उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, उसकी डेथ हो गई है, तो उसको जो अमाउंट दिया जाता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं? उसे लिगेसी कहते हैं, हिंदी में बोले तो परंपरागिता। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अपन, अमाउंट गिवन बाय अ पर्सन एज अ गिफ्ट इज कॉल्ड। अगर किसी व्यक्ति को हम गिफ्ट देते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में, अकाउंटिंग टर्म्स में, उसे क्या कहते हैं? डोनेशन कहते हैं, यानी कि दान कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दान से रिलेटेड एक और बात मुझे याद आई जो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी डोनेशन दिया हुआ हो तो ऐसे डोनेशन को हम हमेशा रिसिप्ट मानेंगे, जब तक हमें ये ना कह दिया गया हो कि ये डोनेशन पेमेंट है या ये डोनेशन हमने पे किया है। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन हम डोनेशन को क्या मानेंगे? रिसिप्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन जो है आपके 2 टाइप के होते हैं, मतलब दान आपके 2 प्रकार के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल बोले तो सामान्य और स्पेसिफिक बोले तो विशिष्ट। 2 प्रकार के आपके दान होते हैं, डोनेशन होते हैं। 8th नंबर की बात करते हैं, हमारा द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट शो डेबिट बैलेंस। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हमेशा जो है आपका डेबिट वाला जो पोर्शन होगा वो ऑलवेज बिगर होगा, क्योंकि आपके पास कैश जितना आएगा आप उससे कम ही खर्च कर पाओगे, इससे ज़्यादा तो खर्च कर नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमेशा आपका डेबिट साइड ही बड़ा आएगा और बैलेंस हमेशा क्रेडिट में बचेगा, और ये जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा उसे ही आप कहेंगे डेबिट बैलेंस। ऐसा क्यों सर, क्रेडिट में बैलेंस बचेगा और आप डेबिट बैलेंस कह रहे हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा वही तो जाकर के डेबिट में ट्रांसफर होता है ना, तो इसलिए उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। हमेशा जो है आपका ओपनिंग जो कैश बैलेंस होता है डेबिट में होता है कि नहीं होता है? वही चीज़ है हमारा, कि हमारा ये ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा। ठीक है, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब जो आपका कैश बैलेंस होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, वो हमेशा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, मतलब हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ पैसे बचे होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्योंकि ये वही बात हो गई कि हमारी जेब में अगर 500 का नोट है तो हम 600 रुपये खर्च नहीं कर पाएंगे, इवन 501 रुपये भी खर्च नहीं कर पाएंगे। कितने कर पाएंगे? जितने जेब में हमारे मैक्स टू मैक्स 500, या फिर अगर हमने 495 भी किया तो 5 रुपये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस बच जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे हम। द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ इज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि गैर लाभकारी संस्था के लिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इनकम उसे क्या देता है, सब्सक्रिप्शन देता है, यानी चंदा हिंदी में कहा जाता है, चंदे से सबसे ज़्यादा इनकम होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो में बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, तो आप वीडियो को स्लो मोड पर जाकर स्लो कर सकते हैं। ठीक है, 3 डॉट पर यहाँ पे क्लिक करें, आप इधर यहाँ पे 3 डॉट रहते हैं, उस पर जाकर नीचे आप जाकर के क्लिक करें और वहाँ से आप स्पीड जो है कम कर लें, भले ही कोई इशू नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर इज सोन इन द डैश साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर किधर करते हैं हम, हमेशा डेबिट साइड में, यानी पहले एक्सपेंडिचर लिखते हैं बाद में इनकम लिखते हैं, तो वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इज शोन इन डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो और बाई चांस अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता दें। ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे हम और क्या कहते हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। क्या ध्यान रखिएगा, मतलब गैर लाभकारी संस्था को गैर व्यापारी संस्था भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें व्यापार नहीं किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए काम किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये किसके आधार पर बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आपके प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे बात करें कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसके बेसिस पर, किसके आधार पर बनाया जाता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो ये आपके कैश अकाउंट से यानी रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपसे अगर कोई पूछ ले कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ नहीं लिखा जाता है, तो ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। देखिए, चीज़ों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। कैसे कि आपसे ऐसा पूछ लिया कि आउटस्टैंडिंग डैश इज नॉट रिटर्न इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन वगैरह को इसमें नहीं लिखा जाता है, यानी नॉन कैश आइटम्स को इसमें नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताने की, क्योंकि यूजुअली सभी स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या होती है, सर मैच द कॉलम कर लेते हैं, ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं, चूज द करेक्ट भी कर लेते हैं, पर फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आती है। तो मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में कराए हैं, एक तीर से दो निशाना। नंबर 1, सारे ऑब्जेक्टिव इनमें से क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2 कि आपको जो है जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ थी हमने उसी पे डायरेक्ट वार किया। ठीक है, ताकि आपको लर्न भी यही हो जाए, जिससे आपसे अगर ये ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप में पूछे, इवन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे, तो आपसे बन जाए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना आप। ठीक है, एग्जाम्स में जाने से पहले भी आप हैंड फ्री लगा कर वापस सुन लेना। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। डेप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन, डेप्रिसिएशन कहाँ पर शो नहीं किया जाता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर मैं चैप्टर 2 के लिए अभी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। चैप्टर 1 तक आप इससे पढ़िए, चैप्टर 2 के लिए फटाफट मैं ये वीडियो बनाकर और अपलोड करता हूँ। आप इसके बाद में चैप्टर 2 देख लीजिएगा। और कल सुबह मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया है, आपको चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट तक सारे वीडियोस आपको बैक टू बैक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने अकाउंट्स के और भी तमाम वीडियोस डाल रखे हैं मेरे चैनल पे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें और वहाँ से उन वीडियोस को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी आप मिस ना करें, सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर है सारे देख लें। हो सकता है एक नंबर भी अगर आपके कटने वाले हैं और बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। ठीक है, थैंक यू। आप नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें। आई होप आपने चैप्टर 1 की वीडियो तो देख ली होगी। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप चैप्टर 1 से शुरुआत करें। ऑब्जेक्टिव की सारी वीडियो मैं एक के बाद एक यहाँ पर देते जा रहा हूँ। चैप्टर 1 ऑडियो अपलोड हो चुकी है ऑब्जेक्टिव की। चैप्टर 2 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर 2 जो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वैसे तो देखिए अब जो है अपने यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया है 2013, अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारा पुराना सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। अगर आप 2013 भी लिखते हैं तो वहाँ पे नोट डाल दीजिएगा कि अब ये अमेंडमेंट हो चुका है, तो सही होगा। अगर अपन बात करें कि पर्सन्स वर्किंग इन द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड, मतलब जो व्यक्ति काम करते हैं किसी फर्म में वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, तो वो अपने आप में कहलाते हैं पार्टनर्स, यानी साझेदार कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर अपन बात करें कि पर्सन वर्किंग इन द पार्टनरशिप आर कलेक्टिवली कॉल्ड, अगर जो है यही व्यक्ति अगर सभी लोग मिल जाएं और सब लोग मिल करके ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप को अपन बोलेंगे फर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर वो अकेले होंगे तो
साझेदार यानी कि पार्टनर, लेकिन अगर वो सभी लोग मिलकर एक ग्रुप की बात करें कि ये ग्रुप क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फर्म। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब होता क्या है, हमारी आदत हो जाती है, हर बार ऑब्जेक्टिव, टर्मिनल, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड वगैरह में दिया जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 20 10 20, ठीक है, और जैसे ही मिनिमम आया तो हम ध्यान ही नहीं देते, 10 होगा कि 20 होगा। बैंकिंग में 10 होता था, अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गई। ऐसा मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना, अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही मिस्टेक हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2, ठीक है। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन बैंकिंग बिजनेस, ओके, बैंकिंग बिजनेस में कितना होता है, मैक्सिमम 10, लेकिन अगर आप बात करें आपके पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में होते हैं आपके, मतलब जनरल पार्टनरशिप में, अगर नॉर्मल, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे तो नॉर्मल पार्टनरशिप में कितने होते हैं, 20 होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात की हमने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस, यानी कि किसी भी सामान्य साझेदारी व्यापार में जो है अधिक लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, 20, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, आपके साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग 100 हो गया है, कुछ लोग बताते हैं कि 50 हो गया है, गलती से भी 50 मत लिखिएगा, क्योंकि 50 जो है ना ये आपके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए है। अभी हम आगे देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर सामान्य बिजनेस में कितने हैं, 20 हैं, लेकिन अगर हम बात करें ये किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बता दिया है मैंने आपको। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन जनरल बिजनेस अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 100 हो गए, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये एक्ट नहीं दे रखा कि आप किसके अकॉर्डिंग मानेंगे, तो आप जिसके भी अकॉर्डिंग लिखें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताइए जनरल बिजनेस में, आपको कोई भी एक्ट नहीं दिया कि 1932 के अकॉर्डिंग बताइए या 2013 के अकॉर्डिंग बताइए, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख लेना, बाकी उसके बारे में नोट डाल देना, या इवन दोनों लिख देना कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इतने होते हैं और अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 इतने होते हैं, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50, लेकिन किस में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, दैट इज LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है, यानी कि सीमित दायित्व साझेदारी में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जनरली सामान्य रूप से जो आपका साझेदारी यानी पार्टनरशिप होता है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक स्पेशल प्रोविजन है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, जिसमें उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, किनकी, पार्टनर्स की, मतलब उनका दायित्व जो है वो सीमित होता है। तो अगर ऐसी पार्टनरशिप है तो फिर आपका मैक्सिमम नंबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, दैट इज 50 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बोला अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच ले डाउन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट या एक ऐसा अनुबंध जो क्या कर रहा है कि सभी साझेदारों को, सभी आपके पार्टनर्स को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बांध कर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आपने एक साझेदारी सलेख बनाया जिससे क्या होता है, सारे रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून, उनके राइट्स ड्यूटीज यानी अधिकार और दायित्व फिक्स कर दिए जाते हैं कि किसको क्या करना है और क्या मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या कहते हैं, साझेदारी सलेख कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड। आपको पता है कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी एक स्पेशल कॉज होता है, ठीक है ना, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी जनरली अगर आपसे पूछे कि द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज, तो अनलिमिटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज हर इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या एक साझेदार अपने दूसरे साझेदारों की सहमति के बिना अपना इंटरेस्ट, अपना जो लाभ है वो किसी और को हस्तांतरित कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, कैन नॉट लिखा है यहाँ पर, इसलिए ट्रू है। अब होता क्या, हमने बुक में मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या साझेदार, क्या एक पार्टनर अपने हिस्से का राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, तो नहीं कर सकता। और फिर आपने बोला यहाँ पे ट्रू लिख दिया सर, तो ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट दिया है कि नहीं कर सकता, ये बात सही है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। पार्टनरशिप डीड को बनाना ऑप्शनल है, वॉलेंट्री है, दैट इज कंपलसरी नहीं है। नॉट कंपलसरी भी लिख सकते हो, वॉलेंट्री भी लिख सकते हो, ऑप्शनल भी लिख सकते हो, तीनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे, कोई काट नहीं सकता, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी सलेख के अभाव में, द प्रोविजन स्टेटेड इन। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, अच्छों को बिल्कुल हैरान परेशान कर देता है कि इसमें लिखे क्या कि पार्टनरशिप डीड के अलावा कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। कुछ महान लोग इसमें लिख के आएंगे, इसके एब्सेंस में होता है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। शाबाश। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड
नहीं बनाई है तो उसके एब्सेंस में कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, तो उसके एब्सेंस में होगा आपका पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, जिसमें वो रूल दे रखे हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो ना लिखें आप, ये लिखें, दैट विल बी एक्यूरेट आंसर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, और मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है इसके बाद वाला भी बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, साझेदारी सलेख के अभाव में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब होता क्या, जैसे ही हमने इंटरेस्ट सुना 6%, 6% हम जग जाते हैं, बिल्कुल जय हो भगवान जी की जय हो, 6%, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं लगता, नील रेट है। अभी यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे नील दिख गया होगा तो आप समझ गए होंगे, बाकी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसी मिस्टेक हो जाती है। जैसे ही हमने ये पढ़ा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6%, अब हमने ये भी नहीं देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील परसेंट, 0%। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेम वैसा ही, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नील, 0%। लेकिन अगर आपसे कह दे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कंपलसरी 6% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कंपलसरी? 6% पर एनम। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, कि साझेदारी से लेके अभाव में केवल और केवल ऋण पर ब्याज जो है आपका 6% होता है, आहरण पर ब्याज नहीं लगता है, तथा आपके पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर, साझेदारी सलेख के अभाव में सभी पार्टनर के बीच में, सभी साझेदारों के बीच में लाभ बराबर बटेगा, भले ही किसी ने कितनी भी कैपिटल दी हो। इस टाइप का आपको वो सम भी याद आ रहा होगा, आपके इसमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं कि आपको बताया नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में क्या रेशो है वगैरह है, तो उसमें बराबर बराबर बांटना होता है। ठीक है, और अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, ड्राइंग नहीं देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, तो पता ही है आपको। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह आती है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। कंपलसरी ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का एक आधी ऑब्जेक्टिव बन ही जाता है मोस्टली। ठीक है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की कंडीशन में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। वहीं अगर मैं ऐसी बात करूं कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट की कंडीशन में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल बोले तो स्थायी पूंजी के आधार पर 2 अकाउंट बनते हैं, आपके साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील खाते के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है आपका एक ही खाता बनता है, वो उस खाते का नाम होता है साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंग्लिश में, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द फाइनल प्रॉफिट अराइव्ड आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इज मेड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या है कि सारे एडजस्टमेंट को निपटाने के बाद, जो लास्ट में आपके पास में प्रॉफिट बचता है, लाभ बचता है, उसे कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज बांटने योग्य लाभ। ठीक है, जो बात विभाजन योग्य लाभ कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आता है आपका द फॉर्मूला टू फाइंड कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये वही वाला है जो मैनेजर कमीशन अपन निकालते थे, आपको वो सम भी याद हो, जिसमें 1,23,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होता था। ठीक है, उसमें से अपन 60,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह हटा देने के बाद में अपने को 3,000 इंटरेस्ट निकालना होता था और 60,000 रुपये अपना प्रॉफिट बचता था। ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, कुछ बच्चे तो फॉर्मूले से करते हैं, उनको इशू नहीं आएगा, वो कर लेंगे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन जो लोग वो सिंस जमा के करते हैं ना, वो डबल डॉट बना के करते हैं कि सिंस 105% इज इक्वल्स टू इतना, तो 100%। अब ऐसे बच्चों को फॉर्मूले में इशू आ जाएगा कि फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप, फॉर्मूला था यहाँ पे प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और रेट कौन सा, यहाँ पे रेट वो वाला लगेगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। किसका रेट? कमीशन का रेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काय का रेट? कमीशन का रेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, अगर आपको आहरण पर ब्याज मिलता है ना, तो ये आपके फर्म के लिए इनकम है। कैसे? देखिए, आप साझेदार हैं, आपने पैसा निकाला, आप पार्टनर हैं, आपने जब उसको फर्म को पैसा दिया तो फर्म को क्या होगा, उस पैसे के साथ आप ब्याज देंगे, तो फर्म के लिए वो इनकम इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज, एक साझेदार का, एक पार्टनर का अपने फर्म से क्या रिलेशन होता है, तो देखिए फर्म होता है प्रिंसिपल और आपका जो पार्टनर होता है वो होता है एजेंट, यानी कि मालिक और एजेंट का संबंध होता है, रिलेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू बी ए पार्टनर, एक साझेदार बनने के लिए मस्ट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
अगर आप एक पार्टनर बनना चाहते हैं, एक साझेदार बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो है अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अनुबंध करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अनुबंध करने की यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी मतलब क्या? मतलब ये कि आप मेजर होने चाहिए, कम से कम 18 साल के होने चाहिए, अनसाउंड माइंड होने चाहिए, आगल पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होने चाहिए, यानी कि कानून द्वारा किसी भी चीज़ पर प्रतिबंधित आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ नहीं, इसके बाद अगला पॉइंट मैंने ये भी समझा ही दिया, एबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। एक व्यक्ति को पार्टनर बनने के लिए मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का, साउंड माइंड होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का स्वामी होना चाहिए, ठीक है, अगला पगला दीवाना ना हो कोई। मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, मतलब यहाँ पे उस सामने वाले व्यक्ति को कानून से प्रतिबंधित ना कर रखा हो, मतलब उसको तड़ी पार कर दिया हो, जिला बदल कर दिया हो, कोई केस चल रहा हो उसके ऊपर, ऐसा व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये विडंबना ही है हमारे यहाँ की कि ऐसा व्यक्ति नेता जरूर बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, देखिए आपके पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना, साझेदारी फर्म का अगर आप पंजीयन करते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, वॉलंटरी होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि अनिवार्य नहीं होता है, नॉट कंपलसरी होता है, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आप लिखते हैं, ऑप्शनल लिखिए या वॉलंटरी लिखिए या नॉट कंपलसरी लिखिए, तीनों ही चलेगा, तीनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं होता है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर। एक ऐसा पूंजी खाता जिसका जो शेष है वो हर वर्ष चेंज होता हो, हर वर्ष परिवर्तित होता हो, उसे क्या कहते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है द कैपिटल अकाउंट हुज बैलेंस डज नॉट चेंज एवरी ईयर। ऐसा आपका कैपिटल अकाउंट, ऐसा पूंजी खाता जिसका बैलेंस हर साल चेंज नहीं होता है, उसे अपन कहते हैं आपका फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड यानी होता है कि स्थाई पूंजी खाते, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, मतलब साझेदार के बीच में लाभों को बांटने के लिए क्या बनाया जाता है? तो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। मतलब अगर आपसे ऐसा भी पूछ ले कि द मेन पर्पस टू क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज, तो उसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, यानी कि साझेदारों के बीच में लाभ को बांटने के लिए। कुछ लोग लिख देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के लिए, वो सब नहीं आएगा। इसका मेन पर्पस क्या होता है? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप डीड को एक और क्या कहते हैं? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब नहीं तो लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड ही तो कहते हैं, साझेदारी सलेख कहते हैं। तो अब हिंदी में तो लिखना नहीं, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को इंग्लिश में नहीं लिखना है, तो उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 के भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 1 आपने देख लिया होगा और चैप्टर 3 इसके जस्ट बाद आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा। तो आप चैप्टर 1 कंप्लीट कीजिए और चैप्टर 2 आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, लिंक पर आप क्लिक कीजिए और उसे भी देखिए, और जितना ज़्यादा हो सके उसे आप शेयर करें। और इवन अगर हो सके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप इसको अपने स्टेटस पर डाल लीजिए, ताकि कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये रिक्वायर्ड हो, जिसकी ज़रूरत इससे पूरी हो सकती हो, शायद उसके 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ सकते हों, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने स्टेटस पर डाल लें और उसे भी हेल्प करें, ठीक है। किसी और व्यक्ति की भी हेल्प हो जाएगी। तो मेरी मेहनत, जो मैंने इतनी मेहनत की है, आज सुबह से बैठा हूँ मैं और बिल्कुल रात हो गई है मुझे ये वीडियो बनाते बनाते, और ये जो मेहनत की है, मुझे इसके बदले कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ इतना चाहिए कि किसी का हेल्प हो जाए, किसी की, और किसी के 2, 4, 5 नंबर बढ़ जाए। थैंक यू। आई होप कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो तो देख ही चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूँ। आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड देखिए, फिर आप थर्ड पर आइएगा। चैप्टर फर्स्ट की सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव्स भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और अब मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 3 पे, ठीक है। और आपको एक कंबाइंड वीडियो भी आपको मिल जाएगी जिसमें 1, 2, 3, 4 से लेके, मतलब सारे फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स उसमें एक साथ कवर किए होंगे। एग्जाम देने से पहले आप एक बार हैंड फ्री लगा के सारे पूरे सुन लीजिएगा, तो आपको सारे, मतलब सारे कंसेप्ट आपके तरोताज़ा हो जाएंगे उसे सुनने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स ड्यू टू एडमिशन रिटायरमेंट इज कॉल्ड, मतलब साझेदारों के लाभ हानि बांटने के अनुपात में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट इज साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ मैं, बाइलिंगुअल चल रहा हूँ, अभी चलते रहिएगा। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो की बात करें अगर अपन, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो,
ठीक है, सेक्रीफाइसिंग का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सेक्रीफाइसिंग को तो पता ही होगा आपको, हिंदी में कहते हैं त्याग अनुपात, और गेनिंग रेशियो को हिंदी में कहते हैं लाभ अनुपात। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, नया मतलब न्यू मतलब नया। द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात निकालने का उद्देश्य क्या होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड बाय गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब सेक्रीफाइसिंग जो है आपका रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उसके बदले जो नया पार्टनर आएगा या जो गेनिंग पार्टनर होगा वो उसको उसके हिस्से की गुडविल उसे दे सके, उसके हिस्से की ख्याति उसे दे सके। ये मुख्य उद्देश्य होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल वैसे तो एक फिक्स असेट्स भी होती है, पर मेनली ये होती है एक इंटेंजिबल असेट्स, बोले तो एक अमूर्त संपत्ति होती है जो दिखती नहीं है पर बिकती है। ठीक है, अच्छा यही जो आपका अकाउंट है, आपका गुडविल है, ये गुडविल आपके कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये गुडविल जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है। गुडविल किस में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। AS10 मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है आपका, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब नाम मात्र खाता होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को हम नाम मात्र खाते की श्रेणी में रखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गुडविल, 3 प्रकार की आपकी ख्याति होती है। डॉग गुडविल, इसे प्लेस गुडविल कहा जाता है, जगह है, सॉरी डॉग गुडविल जो है पर्सनल गुडविल होती है, व्यक्तिगत गुडविल, किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कोई जलेबी वाला है, वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता है, ठीक है, तो ये उसकी पर्सनल गुडविल है, दैट इज कॉल्ड डॉग गुडविल। कैट गुडविल की बात करें तो ये होता है लोकेशन गुडविल, किसी पर्टिकुलर जगह की, किसी अच्छी जगह पर होने की वजह से अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है तो दैट गुडविल इज कॉल्ड कैट गुडविल, यानी कि बिल्ली की प्रजाति वाली ख्याति। थर्ड होता है आपका रैट गुडविल, रैट गुडविल यानी कि चूहे की प्रजाति वाली ख्याति। ये जो है ये अनसर्टेन होता है, ठीक है, मतलब ये निश्चित नहीं होता, कभी भी इसमें हानि हो जाए, कभी भी इसमें लाभ हो जाए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी क्लियर नहीं होता। देखिए मैंने आगे क्लियर भी किया है, डॉग गुडविल पर्सनल गुडविल है, कैट गुडविल प्लेस गुडविल है, और रैट गुडविल आपका अनसर्टेन होता है, कभी ये पर्सन पर डिपेंड हो जाता है, कभी प्लेस पर डिपेंड हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वैसे सभी को पता होगा, अगर आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कहीं कहीं आपको एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी लिखा होगा, एक ही बात है, आप एवरेज प्रॉफिट लिखिए या एक्चुअल प्रॉफिट लिखिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ, एवरेज प्रॉफिट को औसत लाभ, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाए तो सामान्य लाभ। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट की का फॉर्मूला अगर अपन बोलें तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना आपने पूंजी लगाई है इंटू दर अपॉन 100। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट जो होता है आपका यानी कि औसत लाभ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट, जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस किया हमने लॉस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कि आपने उसमें कितने पैसे सॉरी कितने साल के लिए के बिहाफ पर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 साल दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ा, अगर कोई लॉस हुआ होगा उन 5 में से कोई एक अगर लॉस होगा तो 4 ही जोड़ेंगे, बाकी 5 फिर लॉस को हम माइनस कर देंगे और डिवाइड हम 5 से करेंगे। कई बार यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लॉस वाले ईयर को भी गिनना है, बिल्कुल गिनना है, भले ही उसके लॉस को ऐड नहीं करना है, लेस करना है, पर आपको नंबर ऑफ ईयर्स में उसे भी काउंट करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण विधि से अगर गुडविल का सूत्र बोलें, फॉर्मूला बोलें तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे रेट आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर 100 लिख दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को टाइप किया है तो मिस्टेक हो जाती है, आप सुधार लीजिएगा। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि से अगर आप ख्याति गुडविल निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट की बात करें अगर आप, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो हम अभी पहले के फॉर्मूले में पढ़ ही चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप अधिलाभ विधि से गुडविल निकालना चाहते हैं, ख्याति निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, आपका अधिलाभ इनटू परचेस ईयर गिवन होता है, क्रय आपका। अच्छा, ये जो 18 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, करीब एग्जाम में 3 बार आया है और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विवाद हुए हैं, क्योंकि देखिए इसको मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली समझा रहा हूँ। अगर आप बोलें कि डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, अगर आप इसको आप लॉजिकली अगर आप देखें, अगर आप ऐसा करते हो ओल्ड माइनस न्यू, अगर आप ऐसा करते हो ओल्ड माइनस न्यू तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। पर अगर आप ऐसा करते हो न्यू माइनस ओल्ड
तो क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में लगातार 3 बार 12th क्लास के एग्जाम में ये पूछा गया, और हर बार क्या होता था कि मोस्टली लोग कोई सेक्रीफाइसिंग लिखता, कोई गेनिंग लिखता, और सेक्रीफाइसिंग वाला जो आपका रेशियो है इसे काट दिया जाता था। अब क्यों, इसका रीजन बता रहा हूं मैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओल्ड एंड न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइसिंग, और आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा रूल है और मैथमेटिक्स का छोटा सा रूल है। अगर आप ऐड करते हो ना, कभी भी दो चीजों को ऐड करते हो, तब तो किसी को भी आगे रख दो, किसी को भी पीछे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप लेस करते हो, अगर आप माइनस करते हो, तो बाद वाले आइटम को पहले लिखा जाता है और पहले वाले आइटम को बाद में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला कि डिफरेंस बिटवीन न्यू ओल्ड एंड न्यू, तो हम न्यू को पहले लिखेंगे और ओल्ड को बाद में लिखेंगे, और इस रूल के अकॉर्डिंग गेनिंग रेशियो इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बारीकियां जो है एक एक नंबर दिलवाने के लिए और एक एक नंबर कटवाने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखता है वही फुल आउट ऑफ फुल अचीव करने का हक रखता है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव्स थे। चैप्टर 1 और 2 के आपने देख ही लिए हैं, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव है। इसके जस्ट बाद चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। मैं कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स ही यहाँ पे चुन के लाया हूँ, ठीक है, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में यहाँ पर आते हैं और लास्ट ईयर्स में भी कई बार ये पूछे गए हैं, ठीक है, और पूछने के जिनके चांसेस बनते हैं। तो अब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपको इसके बाद वाली वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1, 2 देख लिया है, 3 देख लिया है, तो आप 4th वीडियो के लिए भी बिल्कुल जाएं और लिंक पर जा करके या चैनल पर जा करके चैप्टर नंबर 4 की वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू। और अगर हो सके तो आप इसको वीडियो को अपने स्टेटस पर डालें, ताकि और कोई भी अगर ज़रूरतमंद बच्चा होगा जिसके ये ऑब्जेक्टिव काम आ सकते हैं तो उसकी भी मदद हो जाएगी। थैंक यू अगेन। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप इनके ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के वीडियोस देख लिए होंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स देन द कंडीशन इज कॉल्ड। मतलब अगर कोई नया साझेदार किसी भी साझेदारी फर्म में एडमिशन लेता है, मतलब प्रवेश लेता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, यानी कि साझेदार का प्रवेश। वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है ये एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। हिंदी में बोले तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो है ये एक प्रकार का नाम मात्र खाता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं। ठीक है, ये हमारा 2nd नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू शो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। मतलब एक ऐसा खाता, एक ऐसा अकाउंट जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर असेट्स में कुछ कम ज़्यादा हो या लाइबिलिटीज़ में कुछ कम ज़्यादा हो तो उसको शो कर सके, तो दैट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता ही है, अगर आपने रिवैल्यूएशन वाले अकाउंट वाली हमारी वीडियो देखी होगी एडमिशन वाली, तो आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि अगर आपको मजे आए तो क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर आपको नुकसान हो, लॉस हो रहा हो, तो आपको डेबिट में लिखते हैं। वही वाला कंसेप्ट है। तो उसमें क्या है कि असेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंजेस होता है, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, तो वो वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये वाला ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और क्या कहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब अगर कोई नया पार्टनर आता है, ऑल द पार्टनर डिसाइडेड टू शो द असेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। अगर जो है कोई नया पार्टनर आता है और सभी पुराने जो भी पार्टनर्स होते हैं, साझेदार होते हैं, वो लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारे संपत्ति की पूरी वास्तविक वैल्यू उस व्यक्ति को बताया जाए, तो उस समय एक नया अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं उसे। ठीक है, मेमोरेंडम वर्ड का मतलब शायद पार्षद होता है, रिवैल्यूएशन तो पता ही आपको, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो अविभाजित लाभ होते हैं या हानि होती है, मतलब ऐसे प्रॉफिट या लॉसेस जो पहले के पड़े हुए हैं, उन्हें जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके बांट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, When a new partner bring the amount of goodwill, then cash account is debited। अगर जो कोई नया पार्टनर होता है वो गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, तो उस समय हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है उस गुडविल के अमाउंट को उसके रिसीव करने के लिए। लेकिन आप पार्टनर्स कैपिटल में कंफ्यूज मत होना, पार्टनर्स कैपिटल में तो हम उसे डिवाइड क्या करते हैं, बाय गुडविल लिखकर ही करते हैं। एक्चुअली वो जब लेकर आता है ना, तो उसकी एंट्री जो है कैश अकाउंट के नाम से डेबिट करके की जाती है, कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऐसा करके उसकी जर्नल एंट्रीज की जाती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं गिव एनी वन कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को कि इसमें क्या लिखें। हमें ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे पता है, कोई भी एक, जैसे कि गिव एनी वन कंडीशन फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई भी एक ऐसा कंडीशन बताइए, कोई भी एक ऐसी शर्त बताइए जिस पर एडमिशन किया जा सके, यानी कि किसी एक नए साझेदार को, एक नए पार्टनर को एंट्री दी जा सके। तो हो सकता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, या फिर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पूंजी की कमी वगैरह को पूरी करने के लिए। ये सारे पर्पस हो सकते हैं एक एडमिशन, एक पार्टनर का एडमिशन करने के लिए। तो कोई सा भी एक कारण लिखें आप, क्योंकि एक ही बोला है आपको, वन वर्ड टाइप में इस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म की लाइफ टाइम में कितनी बार प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखिए एनी नंबर ऑफ टाइम, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, ये आपकी फर्म की लाइफ में कितनी भी बार बनाया जा सकता है। बस शर्त ये ध्यान रखिएगा कि जितनी बार आपका एडमिशन या रिटायरमेंट होगा उतनी बार बनाया जा सकता है। लेकिन जो आपका रियलाइजेशन होता था, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट जो होता था आपका वास्तविक खाता, उसको पूरे फर्म के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार बनाया जा सकता है। यहाँ पे हमारे चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। इसके जस्ट बाद आपको चैप्टर 5 की वीडियो मिलेगी, थैंक्स, और उसको आप बिल्कुल वहाँ से ज्वाइन कीजिए। तो अब आपके लिए प्रेजेंट है चैप्टर 5, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की वीडियो देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, When a partner leaves the firm for any reason, the condition is known as retirement of partnership। मतलब कोई साझेदार अगर किसी भी कारण से फर्म को छोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में अगर अपन इसे बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि साझेदारों का निवृत्तिकरण। ठीक है, अब यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर होगा, ना कि पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गुडविल इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। मतलब होता क्या है कि जो रिटायर हो रहा होता है, जो निवृत्त हो रहा होता है, ऐसे साझेदार को गुडविल यानी ख्याति की राशि जो दी जाती है, वो रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो अपने गेनिंग रेशियो में करते हैं। मतलब उन्हें क्या होता है, जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर होते हैं, उन्हें जितना लाभ हो रहा होता है, जितना फ़ायदा हो रहा होता है, उतने हिस्से का, उतने गेनिंग रेशियो का वो प्रॉफिट उसे ट्रांसफ़र करते हैं, किसे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टू बेसिस। मतलब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उस व्यक्ति को प्रॉफिट यानी कि लाभ में हिस्सा जो है किस आधार पर दिया जाता है। तो दो आधार है, या तो बिक्री के आधार पर सेल्स बेसिस, या फिर टाइम के आधार पर टाइम बेसिस, यानी कि समय टाइम बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है आपका, बाय गेनिंग रेशियो देयर इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। मतलब जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, जब भी जैसे एडमिशन हो रहा है तब भी आपके जो बचे हुए पार्टनर हैं, मतलब पहले 4 थे, अब एक और आ गया तो 5 बचे हुए पार्टनर हैं, और अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो 4 में से एक चले गया तो 3 बचे हुए पार्टनर हैं। तो जो भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनमें जो भी गेनिंग रेशियो हो रहा होता है, गेनिंग रेशियो से मतलब क्या है, यहाँ पे रिटायरमेंट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि गेनिंग रेशियो से मतलब ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके रेशियो में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब अगर आपसे ये पूछे कि गेनिंग रेशियो से मतलब क्या है, इंक्रीज किस चीज़ में हो रहा है, किसके रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर के रेशियोज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 पार्टनर थे, 5 में से एक चले गया, तो बचे हुए चारों के जो है वो शेयर पहले से थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे भी चांसेस बनते हैं आपका एक न्यूमेरिकल भी आने के या फिर ऑब्जेक्टिव आने के, कि इंटरेस्ट पेड फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर कोई पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, किसी की डेथ हो गई है और उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है, उसको अगर आपको जो पैसा देना होता है, मतलब पूंजी का, कैपिटल का, प्रॉफिट का और रिजर्व का, यानी पूंजी का, लाभ का और संचय का, इनका जो आपको पैसा देना होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की देरी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको 31 दिसंबर को देना था और आपने 31 मार्च को दिया, 3 महीने का डिफरेंस आ गया, तो ये जो 3 महीने का डिफरेंस आया, उस 3 महीने के डिफरेंस पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है, और इस अमाउंट को लोन की तरह आपको ट्रीट करना होता है। आप कौन, फर्म को इसे लोन की तरह ट्रीट करना होता है, और 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें ब्याज देना होता है। किन्हें, अगर आप डिसीज्ड पार्टनर यानी कि ऐसे पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को यानी कि उत्तराधिकारी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज्ड पार्टनर
एक मृत पार्टनर के हिस्से की शेयर कैपिटल यानी कि पूंजी, प्रॉफिट यानी लाभ और रिजर्व यानी संचय किसे दी जाती है, तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर यानी उसके वारिस या उत्तराधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, गिव अ रीज़न फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टेक प्लेस। देखिए एक पार्टनर का रिटायरमेंट जो है किस कंडीशन में हो सकता है, तो एक पार्टनर का रिटायरमेंट बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन हमने एग्जांपल दिया है इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हो सकता है वो असक्षम हो गया हो मेंटली या फिजिकली कैसा भी, या फिर हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, किसी भी आप रीज़न कह सकते हैं, इसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले सकता है यानी कि निवृत्त हो सकता है अपने फर्म से। ठीक है, वैसे तो चैप्टर 5 के जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव इतने ही थे, तो हम चैप्टर 6 भी इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी और ज़्यादा हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि आपके फर्म का क्लोज हो जाना, समापन हो जाना। ठीक है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन ऑल द पार्टनर इन अ फर्म एग्री नॉट टू कंटिन्यू द बिजनेस, अगर सभी पार्टनर मिल करके एग्री नहीं है, सहमत नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो उस कंडीशन को आप क्या कह सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म पूरा का पूरा फर्म बंद हो जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पर बेसिक ऑब्जेक्टिव हर किसी से बन जाएगा ये तो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 39 ऐसा है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से डील करता है। मतलब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कौन सा सेक्शन है आपका जो कि आपके डिसोल्यूशन से डील करता है, तो आपका सेक्शन 39 है जो कि आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से डील करता है। वो भी किस सेक्शन से, वो भी आपके सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 39 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, साझेदारी फर्म जो होती है, वो कंपलसरी डिसॉल्व कब हो जाती है, मतलब उसका अनिवार्य रूप से जो है समापन कब होता है, तो दो कंडीशन है, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर बिजनेस अवैध यानी इलीगल हो जाए। दो ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में कंपलसरी साझेदारी फर्म को यानी कि पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व होना ही होता है। ठीक है, मतलब उनका समापन होना जो है कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो आपका वसूली खाता है वो कब बनाया जाता है, फॉर डिसोल्विंग ऑल असेट्स डिस्पोजिंग सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, डिस्पोजिंग ऑल द असेट्स ऑफ द फर्म एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मतलब देखिए ऐसा कौन सा अकाउंट है, एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा अकाउंट है, ऐसा कौन सा खाता है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि सारे असेट्स को बेचा जा सके और उसकी जो है आपसे अमाउंट रियलाइज्ड वसूला कर जा सके, रियलाइज किया जा सके, और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जा सके। तो ऐसे अकाउंट को हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज आपका वास्तविक खाता। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोला जाए तो इसे नाम मात्र खाता कहा जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब नॉमिनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन वगैरह शो किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऐसा कौन सा खाता है जो कि आपके फर्म के जीवन में एक ही बार बनाया जाता है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट है। या फिर ये ऑब्जेक्टिव ऐसा भी बोला जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड डैश इन द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो इसका ऑब्जेक्टिव वो आपका आंसर बन जाएगा वंस, पूरे जीवन काल में, फर्म के पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही बनाया जा सकता है रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 7th नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, मतलब कि आपके संपत्तियों को बेचकर उसके मूल्य का प्राप्त करने में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को आप क्या कहते हैं, या तो रियलाइजेशन किस अकाउंट में उसे शो किया जाता है, उन खर्चों को किस अकाउंट में शो किया जाता है, तो उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में यानी कि वसूलीकरण खाते में ही शो किया जाता है। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर आपने संपत्तियों को बेचा और उस बेचने में जो खर्चे लगे उसे किस अकाउंट में, किस खाते में शो किया जाता है, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में यानी कि आपके वसूली खाते में शो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव की। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स आर नोन एज, मतलब अगर आपने संपत्तियों को बेचने पर जो खर्चा किया है उस खर्चे करने को आप किस खर्चे के नाम से जानते हैं, तो या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह लीजिए या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कह लीजिए, ये दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि इसको समापन व्यय कहा जाता है या वसूलीकरण व्यय कहा जाता है, ये दो आप कह सकते हैं इसे, उन खर्चों को जो कि हम संपत्ति के वसूलने पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बार अगर फर्म जो है डिसॉल्व हो जाए, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कैन ट्रांजैक्ट देयर ओन आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब एक बार अगर आपका फर्म का समापन हो जाए तो क्या पार्टनर कोई और बिजनेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपना खुद का बिजनेस तो कर ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बंद की है।
बिजनेस करने का इरादा शायद ना छोड़ा हो तो वो अपना खुद का बिजनेस, स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब समय निकल जाने के बाद या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद जो डिसोल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर हो जाएगा डिसोल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, कॉन्टिजेंसी वर्ड का मतलब होता है आकस्मिकताएं। ठीक है, तो यानी कि आकस्मिकताओं द्वारा समापन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपका समय पूर्ण हो गया है या उद्देश्य पूर्ण हो गया है तो उस कंडीशन में आपका डिसोल्यूशन क्या कहलाता है, आकस्मिकताओं द्वारा समापन, यानी इंग्लिश में बोलें तो डिसोल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसीज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंट लॉस। मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई साझेदार जो है असक्षम हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाता है या फिर आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो डिसोल्यूशन होता है वो कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, अनिवार्य रूप से डिसोल्यूशन। मतलब ऐसा डिसोल्यूशन कंपलसरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है, तो और कोर्ट आपके फर्म को ऐसे टाइम पर कंपलसरी डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है, आदेश दे देती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यानी कि कोर्ट द्वारा समापन। ठीक है, फिर 12th नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं। 12th नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करते करते भी स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि जब हम रिवैल्यूएशन का यानी पुनर्मूल्यांकन का भी जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तब भी हम टू बैलेंस CD लिखते हैं, और जब रियलाइजेशन का अकाउंट का भी पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो बाय मिस्टेक टू बैलेंस CD लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसी गलती ना हो जाए। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे या बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। इसे बैलेंस CD मत लिख देना, पूरा गलत हो जाएगा। और इसी को मैंने इसीलिए ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया कि ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस तो ये ऑब्जेक्टिव आए थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको सम करते समय इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैश अकाउंट नाम से। उसे हम कैश अकाउंट नाम से लिखेंगे, ना कि टू बैलेंस CD लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। और इसके आगे से चैप्टर 7, 8, 9 जो कंपनी वाला आपका चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपने चैप्टर 6 तक की सारी वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स की देख ली होगी। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 7, 8, 9, 10, दैट इज़ ये कंपनी है। पूरे शेयर्स वाले सारे चैप्टर्स और डिबेंचर्स वाले सारे चैप्टर्स में से जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा फॉर्म क्या कहलाता है, हमारी कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब कंपनी जो है कृत्रिम व्यक्ति होता है जो कि कानून द्वारा बनाया जाता है। थर्ड, टोटल कंपनी ऑफ शेयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब जो किसी कंपनी का टोटल कैपिटल होता है, कुल पूंजी होती है, उनके छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। हिंदी में बोले तो अंश कहते हैं। अब ये जो शेयर होते हैं, ये जो अंश होते हैं, अगला क्वेश्चन यही है कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, दो टाइप के होते हैं। हिंदी में बोला जाए तो समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इनमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के मालिक की तरह होते हैं, ठीक है ना, मतलब मालिक ही होते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर जो है इनको कभी भी फिक्स्ड रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, लाभांश जो है इनको एक निश्चित दर से नहीं मिलता है, तो इसलिए इनको जो डिविडेंड मिलता है वो नो फिक्स्ड रेट बोला है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनको ध्यान रखिएगा कि ये रातों रात करोड़पति भी हो सकते हैं और रातों रात रोडपति भी हो सकते हैं, दोनों ही कंडीशन है इनके साथ में। ठीक है, अच्छा इसमें एक ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं लिखा है, वो भी बता दूं आपको मैं कि सबसे बड़ी कैपिटल जो होती है वो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल होती है, जो कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यानी पार्षद सीमा नियम में आप दर्शाते हैं, कंपनी के शो करते हैं, ताकि जो है आप उतने रुपए तक का बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जेड लिमिटेड ने अपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ बताई है तो वो 100 करोड़ से 1 रुपये भी ज़्यादा उसमें नहीं लगा सकती है। और जो शेयर वगैरह इशू होते हैं उसके बाद ऑथोराइज शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है इशूड शेयर कैपिटल, उतने इशू किए जाते हैं। फिर उसमें से होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने मंगवाए हैं। फिर होता है पेड अप शेयर कैपिटल के उसमें कितने मिले हैं। ये सारे उसके प्रकार हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ऑन लिक्विडेशन इक्विटी शेयर होल्डर गेट अमाउंट आफ्टर प्रेफरेंशियल शेयर। देखिए टोटल 9 पेमेंट्स होते हैं जब कंपनी डिसॉल्व होती है ना, और जब पेमेंट किया जाता है सभी लोगों को, तो सबसे लास्ट पेमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और ये जो है उससे जस्ट पहले होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को 9th नंबर पे, और 8th नंबर पे होता है हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। और डिबेंचर होल्डर्स का बोला जाए तो डिबेंचर होल्डर्स को 5th नंबर का पेमेंट होता है। ठीक है, जब कंपनी डिसॉल्व होती है तब की बात कर रहा हूँ मैं।
प्रेफरेंशियल शेयर के टाइप्स की बात करें तो 10 टाइप होते हैं। 10 टाइप की मैं आपको बात बताऊं तो देखिए 5 टाइप है, और 5 का वो नॉन या एयर वगैरह लग जाता है, जैसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंशियल शेयर, नॉन एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंशियल शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर, ये 6 तो यही हो गए, और 2 और मतलब ऐसे ही हैं। तो ऐसे करके आपके 10 टाइप्स के प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे हम। दोज प्रेफरेंशियल शेयर यानी कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिसको हम इक्विटी शेयर में यानी कि समता अंश में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कन्वर्टिबल शेयर्स कहलाते हैं, और वो भी कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं, ध्यान रखना। कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर यानी कि समता अंश कहलाते हैं। शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है शेयर, क्योंकि ये आप इशू करके और सामने वाले जनता से जो है पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उस कंडीशन को, उस दशा को क्या कहते हैं जब एप्लीकेशन जो है, आवेदन, जितना आपने शेयर इशू किया है उससे ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब मैंने 10,000 शेयर इशू किए और 11,000 एप्लीकेशन आ गई, तो उसको क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान राशि, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं अति अभिदान राशि। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th ऑब्जेक्टिव, द गेटिंग ऑफ द कंडीशन ऑफ गेटिंग लेस एप्लीकेशन। मतलब हमने जितनी एप्लीकेशन दी उससे अगर कम एप्लीकेशन आती, मतलब हमने जितने शेयर इशू किए उससे अगर कम एप्लीकेशन आती है तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बोले तो अल्प अभिदान राशि, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवर कंडीशन की आपको पता है कि ओवर कंडीशन के 2 टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, या तो क्या है एक्स्ट्रा पैसा जो है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, या तो वो रिफंड हो जाता है, या फिर उसे नेक्स्ट जो आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं उनमें, मतलब सॉरी नेक्स्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती है उनमें एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आपको बता दूं, इसमें के न्यूमेरिकल्स बहुत मिस्टेक्स होते हैं यूजुअली। आपको जैसे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपको बता दिया ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़, उसमें से आपने इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख, उसमें से आपको बताया कि जो है आपका कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, मतलब इशूड हमने क्या किया, 10 लाख शेयर को इशू किया, हमारी कैपिटल थी 1 करोड़, उसमें से जो है लोगों ने एप्लीकेशन जो है सिर्फ 9 लाख शेयर के लिए ही भेजी, तो हम क्या करेंगे, उस 9 लाख को ही मानते हुए पूरा सम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन में। आप पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 करोड़ से सम करें, 10 लाख से करें या 9 लाख से करें, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में आप सबसे लोएस्ट अमाउंट से सम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन ओनली बी यूज्ड टू। देखिए जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम जो होता है आपका, जो हम प्रॉफिट लेते हैं ना, जैसे हमारा 10 का शेयर है 12 में बेच दिया, 2 रुपये एक्स्ट्रा वाला, तो उसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? तो कैपिटल लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, और मतलब इसका एक स्पेशली इंडिविजुअल एक आंसर है कि इसका पर्टिकुलर यूज़ किस किस चीज़ों के लिए होता है। सब चीज़ों के लिए नहीं होता है, जिसमें से नंबर 1 है कैपिटल लॉस को रिटर्न ऑफ करने के लिए, नंबर 2 है कि इससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है, नंबर 3 है कि आप इसमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के लॉसेस को कवर कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के लॉसेस को कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए स्पेशली इसका यूज़ होता है। तो ये आपका वो पर्टिकुलर आंसर भी कवर हो गया इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। अच्छा, द अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर बट नॉट हैज़ बीन रिसीव्ड, मतलब ऐसा अमाउंट जो कि सामने वाले शेयर होल्डर से मांगा जा चुका है पर उसने अभी तक चुकाया नहीं है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। हिंदी में इसको कहें तो वो अग्रिम याचना, तो कॉल्स इन एडवांस को कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स को बकाया राशि कहते हैं वैसे तो हिंदी में, और मुझे वो वर्ड एकदम एग्जैक्टली हिंदी वाला याद आ नहीं रहा है, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कॉल्स इन एरियर्स को क्या कहते हैं? बकाया राशि, ऐसा ही कुछ कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है तो आप इसको हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट विच इज़ नॉट कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर बट रिसीव्ड बिफोर बीइंग कॉल्ड, मतलब ऐसा अमाउंट जो कि आपने शेयर होल्डर से मांगा ही नहीं फिर भी मिल गया। फॉर एग्जांपल आपने अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट मांगी, यानी कि आपने आवंटन मांगा और फर्स्ट कॉल भी मिल गया, यानी प्रथम याचना भी आपको मिल गई, द्वितीय याचना भी मिल गई, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और कॉल्स इन एडवांस को ही यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं अग्रिम याचना, ठीक है। हाँ, कॉल्स इन एरियर का याद आ गया मुझे, कॉल्स इन एरियर को कहते हैं अपशिष्ट याचना। अपशिष्ट याचना मतलब आपने जो पैसा मांगा वो नहीं मिला तो उसे अपशिष्ट याचना कहते हैं, और अगर आपका पैसा नहीं मांगा तो भी मिल गया, एडवांस में मिल गया, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। बढ़ते हैं आगे हम। जब भी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द पब्लिक कंपनी फॉर सेलिंग द शेयर्स, मतलब जब भी कभी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट निकालती है, उसे अपन कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को भी हिंदी में क्या कहते हैं आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे हिंदी में ये क्लियर नहीं है थोड़ा सा। प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी काम आएगी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कि इन केस अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो फिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करती है? तो वो इशू करती है डॉक्यूमेंट इन लाय ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोस्पेक्टस के अभाव में लागू होने वाला जो है डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब ऐसा
पूंजी का ऐसा हिस्सा, कैपिटल का ऐसा हिस्सा जो कि जब कंपनी क्लोज हो रही हो, वाइंड अप हो रही हो, उस समय पर कॉल किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। उसका यूज़ किया जाता है, उसे अपन कहते हैं रिजर्व कैपिटल, जो रिजर्व पड़ी थी हमारे पास में ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो रही है आपको? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अगर कोई व्यक्ति कॉल्स इन एरियर करता है, अपशिष्ट याचना करता है, और वो व्यक्ति बाद में वो पैसा जो है बाद में चुकाता है, तो उस व्यक्ति को 10% पर एनम के हिसाब से पेनल्टी यानी कि ब्याज भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वहीं अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की, अगर कोई व्यक्ति हमें एडवांस में पैसा दे देता है और उस कंडीशन में हमें उसे यानी कि कंपनी को उसे 12% पर एनम के हिसाब से एडवांस देना होता है, अगर कोई रेट क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, और रेट गिवन हो तो आपको उस हिसाब से करना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कॉल्स इन आपका एरियर्स जो होता है, अपशिष्ट याचना, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और कॉल्स इन एडवांस जो होता है यानी कि अग्रिम याचना, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीप डिस्काउंट डिबेंचर। डीप डिस्काउंट डिबेंचर को एक और नाम से जाना जाता है, और इसका एक और नाम है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ठीक है, ये आपने डिबेंचर के टाइप्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑब्जेक्टिव्स है, एग्जाम में आने लायक है ये। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और एग्जामिनर का फेवरेट ऑब्जेक्टिव है कि डिबेंचर कैन बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन। एक ऐसा डिबेंचर जो किसी भी व्यक्ति को उठा के दे दिया आपने तो उसका हो गया, उस डिबेंचर को कहते हैं बियरर डिबेंचर। मतलब मेरे पास है तो मेरा, मेरे से गिर गया, मान लीजिए किसी और ने उठा लिया तो उसका, इसे कहते हैं बियरर डिबेंचर। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है, अगर डिबेंचर मेरा है तो मतलब मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर में एंटर्ड होगा, और अगर मैं किसी और को ट्रांसफर करूंगा तो उसका नाम रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए पूरी प्रोसीजर होती है जिसके लिए आपको कंपनी को एक फीस देनी पड़ती है। लेकिन बियर डिबेंचर ऐसा होता है, मेरी इच्छा, जिसको दे दिया मैंने उससे, उसको किसी को बेच दिया, जिसके भी हाथ में होगा डिबेंचर उसका डिबेंचर माना जाएगा। ठीक है, उसे बियर डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर डिबेंचर बोले तो ऋणपत्र। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कैन नॉट एक्सीड। डिबेंचर पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आप 10% दे सकते हैं, 10% से ज़्यादा का डिस्काउंट आप दे ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स इज ट्रांसफर टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी असेट्स को आप बेच रहे हैं तो उसका जो लॉस है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है, देखिए सिंकिंग फंड एक टाइप का फंड होता है, एक रिजर्व होता है, इसे ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी कहा जाता है, जो कि स्पेशली इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन करना हो और आपके पास पैसा नहीं हो तो आप यहाँ से निकाल कर दे सकते हैं। अब डिबेंचर, इससे रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, अभी आगे पढ़ेंगे। व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट, मतलब कभी जो है आपका जो ऋणपत्र होता है, डिबेंचर होता है, उसको अगर आपने शोधन किया यानी कि उसका पेमेंट किया ऑफ प्रॉफिट बट फ्रॉम द कलेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट रिसोर्सेज, मतलब आपने उसको प्रॉफिट में से उठा के अगर आपने रिजर्व कर दिया, एक मिनट, मतलब प्रॉफिट को छोड़कर आपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है यानी कैपिटल वगैरह से अगर आपने रिसोर्स कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, यानी पूंजी द्वारा शोधन कहा जाएगा। अगर आपने क्या किया कि डिबेंचर यानी ऋणपत्र का आपने अपने करंट रिसोर्सेज से जो अभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, चालू जो संसाधन है उसमें से उठाकर अगर आपने दे दिया तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, पूंजी द्वारा शोधन कहा जाएगा इसको। अभी मैंने डीआरआर के बारे में आपको बोला था कि क्वेश्चन ये आ गया है कि डीआरआर जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो डीआरआर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट होता है उसका 25% आपको ट्रांसफर करना होता है, जो कि काय के लिए जाता है, इसका रिजर्व काय के लिए बनता है, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि डीआरआर या सिंकिंग फंड जो है इसमें हम 25% प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफर कर देते हैं और इसको रिजर्व बनाकर रखते हैं ताकि जब हमें डिबेंचर का रिडम्पशन करना हो यानी ऋणपत्र का शोधन करना हो तब हमारे पास में वो पैसा हो और उससे हम उसे शोध कर सकें या पेमेंट रीपेमेंट कर सकें। आगे बात करते हैं उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, व्हेन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई और 100 में बेच दी, विक्रय मूल्य भी उतना ही है और लागत मूल्य भी उतना है, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु कहा जाता है हिंदी में इसे। ठीक है, अच्छा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मुझसे भी ये गलत हो गया था एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे हाफ ईयरली में एक बार आया था जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, काफ़ी अच्छा है और ये स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। डिबेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड, जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव आता है तो स्टूडेंट्स के मन में एक साइकोलॉजी होती है, मुझे भी यही कन्फ्यूजन हुआ था कि हमने पढ़ा है डिबेंचर में एक टाइप होता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मतलब डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड तो नहीं होता होगा यार, गलत हो जाएगा ऐसा। ठीक है,
पर ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर आर ऑलवेज सिक्योर्ड। वो एक अनसिक्योर्ड टाइप होता है वो मैंने माना, पर डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होता है, यानी ऋण पत्र हमेशा सुरक्षित होते हैं। क्यों, इसका रीज़न के सहित बताता हूँ मैं आपको। जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी का समापन होता है, उस कंडीशन में 9 पेमेंट किए जाते हैं, और उन 9 पेमेंट में से 5वें नंबर पे पेमेंट डिबेंचर को होता है, सबसे आखिरी पेमेंट होता है इक्विटी शेयर्स को, और 8वें नंबर पे होता है उससे पहले, मतलब इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंशियल शेयर को। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इन डिबेंचर होल्डर्स को एक स्पेशल राइट होता है फ्लोटिंग राइट्स, और इसकी वजह से अगर ये चाहें तो कंपनी के सारे पेमेंट को रुकवाकर अपने आप को फर्स्ट नंबर पे पेमेंट करवा सकते हैं। इसीलिए डिबेंचर ऑलवेज सिक्योर्ड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिबेंचर आर ऑलवेज सिक्योर्ड, ट्रू है ये, फॉल्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो चलिए हम आ गए हैं लास्ट मोमेंट एग्जाम प्रिपरेशन अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट वाले यूनिट पर। ये जो हमारा लास्ट वीडियो है इस पर, इसके बाद में मैं आपको एक कंबाइंड वीडियो दूंगा जिसमें कि इन 5 वीडियोस को ऐड करके, जोड़ करके, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक के सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 12, 13, 14 के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने फ़ायदे के साथ साथ ये भी ज़रूरी समझा कि ये किसी और के भी काम आ सके, और उन्होंने व्हाट्सअप स्टेटस पर डालकर मेरे इस वीडियो को प्रमोट किया ताकि और बच्चों का भी भला हो सके। उन सभी बच्चों को एक बार फिर स्पेशल थैंक्स। मैं एक बार उनके फटाफट नाम ले लेता हूँ। इनमें है कुणाल गोरले, मुस्कान वाधवानी, अंजलि सूरजवानी, राहुल मिश्रा, प्रिंस पटेल, कावेरी गर्गे, उजाला खोलपे, अमन कश्यप, शिवा साहू, जय यादव और स्नेहा पालीवाल। अगेन उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी इस वीडियो को देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। चैप्टर 12 के ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज, देखिए जो आपका वित्तीय विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर इनटू सिंपलेस्ट फिगर। किसी भी डिफिकल्ट डेटा को, किसी भी कठिन डाटा को जो है सिंपल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सेल हुई थी 10 लाख। अब 10 लाख बताने से अच्छा आपने सीधे ये बता दी कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए थे तो मुझे 10 लाख रुपए की सेल हुई, दैट मीन्स 10% प्रॉफिट हुआ, ये आपने बता दिया। तो ये सिंपल डेटा होता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ये जनरली या तो परसेंटेज में शो किया जाता है या फिर रेशियो फॉर्म में, ये ज़्यादा प्रचलित है, मतलब ये दोनों। ठीक है, चेंजेस आर डिस्क्लोज इन परसेंटेज एंड रेशियो, ज़्यादातर ये होता है। ठीक है, जैसे आपने कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में देखा होगा ये परसेंटेज में होता है, रेशियो एनालिसिस में आपने देखा होगा रेशियो में होता है। वैसे तो ये आपके फ्रैक्शन में भी होते हैं, और वैसे तो ये आपके जो है रेट में, यानी कि 4 टाइम्स 3 टाइम्स में भी होते हैं, पर इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर वाला इसमें इंक्लूड हो गए हैं, ये वाले 2 उधर के शायद इधर आ गए हैं, तो डिबेंचर वाले भी डिस्कस कर लेते हैं। द डिबेंचर अकाउंट इज डेबिटेड एट द डिबेंचर ऑफ एट द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर रिडीम करते हैं तो उस समय जो है हमारा डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका डिबेंचर एट प्रीमियम एट डिस्काउंट पर इशू होता है। ये सब हम वहाँ पढ़ चुके थे, आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को ही ध्यान से देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट फिगर, 2 फिगर के बीच में रिलेशनशिप बताने वाले अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम अकाउंटिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे 2 नंबर है, मैंने बोला कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल यूँ समझ लीजिए कि आपकी करंट असेट्स 50,000 है, आपकी करंट लाइबिलिटी 60,000 है, तो आपका जो करंट रेशियो आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो ऐसे नंबर्स के रिलेशंस को बताने वाली चीज़ों को, ऐसी संख्याओं के संबंध को बताने वाली चीज़ों को हम अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं, लेखांकन अनुपात कहते हैं। अच्छा, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। मैं आपको एक बार फटाफट करंट रेशियो का फॉर्मूला भी याद दिला दूं। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट असेट्स को क्या होते हैं ये भी आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं, क्योंकि यह हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि व्हाट इज करंट असेट्स। तो दोज असेट्स, वो ऐसे असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, नगद में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे हम आपका करंट असेट्स कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? तो देखिए, करंट असेट्स में आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल नहीं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल। ठीक है, इसके अलावा आपका डेटर्स। ठीक है, इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट असेट्स हैं। करंट लाइबिलिटी की फटाफट बात बता देता हूँ मैं। तो करंट लाइबिलिटी में आता है आपके बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, ठीक है, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन आइडियल रेशियो पे। तो आइडियल रेशियो को ध्यान रखिएगा 2 और नाम से जाना जाता है हिंदी में। आइडियल रेशियो, सॉरी, लिक्विड रेशियो पे आ जाते हैं हम। लिक्विड रेशियो को 2 और नाम से जाना जाता है। लिक्विड रेशियो को कहा जाता है क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, 2 नाम से जाना जाता है, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। हिंदी में से एक ही नाम से कहते हैं कि क्विक रेशियो को तरल रेशियो। ठीक है, इसको तरल अनुपात के नाम से जाना जाता है, और इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। अब देखिए, आइडियल रेशियो मतलब ये होता है कि लगभग ये इतना हो तो आपके बिजनेस की कंडीशन अच्छी मानी जाती है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे हम। फिर बोला अकाउंटिंग रेशो इग्नोर्स। अब देखिए अकाउंटिंग रेशो जो है ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने अभी आपको बताया कि रेशो मतलब होता है दो नंबर्स का रिलेशन, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ही शो करता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव यानी कि संख्यात्मक फैक्टर का ही ध्यान रखता है। इसके अलावा ये जो भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स होता है उन्हें अवॉइड करता है। तो उन्होंने बोला इग्नोर किस चीज़ को करता है, तो ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें जिनका संख्याओं से कोई संबंध नहीं है उन सारी चीज़ों को ये इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं अपन कि एक व्यक्ति ने जो है उसकी इफिशियंसी में वृद्धि हुई, मतलब वो जो है पहले अगर 10 काम करता था तो अब 12 काम कर पाता है, तो उसकी इफिशियंसी का ये कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, सिर्फ इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि अब असेट्स कितने हैं, अब लाइबिलिटीज़ कितने हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, अब सेल कितना हुआ, और इन सारे क्वालिटेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाता है अकाउंटिंग रेशो में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अब देखिए जनरली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला जो है आपके बहुत सारे होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, लेकिन अगर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में ये वाला पूछे कि सेल्स माइनस, तो ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखिएगा आप। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो भी मैं आपको शॉर्ट में याद दिला दूँ। वो वाला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ठीक है, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो माइनस करके, और अपन ने सेल्स में से माइनस कर लिया, वो होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। फिर अपन बात करते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या माना जाता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आपकी करंट लाइबिलिटी मानी जाती है, मतलब चालू, इसका चालू दायित्व माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 11th नंबर का जो है रेशियो टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ पेइंग लॉन्ग टर्म लोन। आपका जो लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब दीर्घकालीन ऋण जो होता है, उसे पे करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए जो रेशो होता है, उस रेशो को हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। करंट रेशियो जो है वो क्या शो करता है, तो करंट रेशियो शो करता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब होता है कि लघु अवधि के लिए आपकी वित्तीय क्षमता को बताता है ये। ठीक है, वित्तीय क्षमता को बताने से मतलब ये है कि आपकी क्षमता है कि नहीं, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं सामने वाले से जो आपने पैसे लिए उसे चुकाने की, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म बोले तो मोर देन 1 ईयर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू मेक प्रॉफिट कैन बी फाइंड आउट थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब कि एक ऐसा रेशियो जो कि आपको ये बताए कि कंपनी लाभ कमाने के लिए कितना सक्षम है, ऐसे रेशियो को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभ अनुपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो ध्यान रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स से रिलेटेड होता है। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये जो है आपके लघु अवधि के लिए, लघु अवधि के वित्तीय आवश्यकताओं के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए सारी चीज़ें सिर्फ कैश पर डिपेंड नहीं करती है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होता है जब तक कैश अवेलेबल है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो सब लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है, जैसे क्रेडिटेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को बताता है कि इस वक्त हमारे पास अगर कैश मौजूद है तो हमारा काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आया है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ठीक है, यानी कि लघु अवधि के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम करता है हमारा कैश फ्लो, उसका ध्यान रखता है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव पे आते हैं अपन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द समरी ऑफ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किस चीज़ का समरी होता है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया है, कैश फ्लो इज द समरी ऑफ कैश बुक। ये रोकड़ बही का जो है सारांश होता है, आप ये कह सकते हैं समरी होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपन दोज असेट्स विच आर अवेलेबल फॉर द बिजनेस टू इमीडिएट यूज। ऐसी संपत्तियां जो कि आप कभी भी उठाकर यूज कर सकते हो, ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को या तो आप कैश कह लो, कैश तो आप कभी भी उठा के यूज कर सकते हो, या कैश इक्विवेलेंट, हिंदी में बोले तो रोकड़ या फिर रोकड़ तुल्य। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कि आप कैश के बदले दे करके और उसे यूज कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव है इसका कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसमें किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, तो जनरली 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि संचालन क्रिया, जैसे नॉर्मली हम बिजनेस चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरी देना, वेजेस देना, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, वॉट एवर, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आता है लोन लेना, लोन देना,
ठीक है, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, इंटरेस्ट मिलना, ये सारी चीज़ें फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें आती है जहाँ पे आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर इशू परचेस कर लिए, दूसरी कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लिए, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला, वो सारे आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। कैश फ्लो की बात और आपको एक बार शॉर्ट में बता दूं तो कैश फ्लो में हमने जैसे कि हमारा वीडियो मैंने आपको बना कर दिया भी था, उसमें आपको बताया था कैश फ्लो में क्या होता है, जितना भी इनफ्लो हुआ, जितना भी पैसा आया उन सभी को ऐड कर देते हैं और जितना भी पैसा गया उन्हें सभी को हम लेस कर देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव से किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो इवन आप मेरा स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है, आपने मुझसे कभी पढ़ा है चाहे नहीं है पढ़ा हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपना डाउट आप पूछ सकते हैं एग्जाम से पहले पहले। और मैं इससे पहले जो है आपको इस पर इसका एक पूरा कंबाइंड वीडियो बनाकर दे दूंगा। जितने मैंने ये 5 पोर्शन में बनाए इनको एक कंबाइंड वीडियो अभी आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको इसका कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आप एग्जाम में कल जब आप 10 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे तो आप सुबह सुबह एक बार अगर आपने पूरी कंबाइंड वीडियो पढ़ ली तो आपको सारी चीज़ें जो आपने अकाउंट में पढ़ी है वो आपको तरोताज़ा हो जाएगी और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप कल एग्ज़ाम देकर आएँ, रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद हमारे और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, जैसे इंस्पिरेशनल वीडियोस, स्टोरीज़ वीडियोस, बायोग्राफीज़ वगैरह भी मैं अब इस चैनल पर आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और साथ ही साथ मैं स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल कोर्सेज भी इस पर लॉन्च करने जा रहा हूँ। कल परसों से जो है ग्रामर के कोर्सेज भी आने लग जाएंगे, तो आप में से जो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप उससे ग्रामर के कोर्सेज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ठीक है, तो थैंक यू।